हेलो देव। आज हम चालू करते हैं पीओएम। पॉम का सबसे पहला चीज जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं। मैंने ये सारे क्वेश्चन पेपर को डाल के ही हमारा जो नोट्स है उसको तैयार किया है। तो हम इन क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं है, सब एक एक करके स्टार्टिंग से करेंगे। बट पीओएम को स्टार्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ना, अगर आपको थ्योरी पता होगी, तो आप न्यूमेरिकल ज्यादा इजिली कर पाओगे। सिंपल चीज है। तो मैं बिल्कुल थ्योरी से बेसिक चालू करता हूँ, ठीक है। और थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली पीओएम है क्या, क्या चाहता है हमसे। ठीक है, कहाँ पर रटना है, कहाँ पर क्या करना है, मैं वो सारी चीजें आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो हम कोर्स आउटलाइन को चालू करते हैं। कोर्स आउटलाइन के अंदर मेरे पास ये है कि देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या है, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। जैसे न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से आते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। अब न्यूमेरिकल जो है ये वाला एक आता है, डिजाइन प्रोडक्ट लेआउट्स गाइडलाइन फॉर लाइन बैलेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जहाँ जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ उसको आप भी मार्क कर लो। सेवेंथ सेशन के अंदर ये जो फैसिलिटी लेआउट के साथ एंड प्रोडक्ट सर्विस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट यू शुड नो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ताकि ऐसा ना हो कि हम फालतू चीजें ना पढ़े एक्स्ट्रा करके, ठीक है। फिर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें से आ जाएगा आपका 5 से 10 नंबर, 5 से 7 नंबर यहाँ से उठ सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि ये ईओक्यू मॉडल के ऊपर क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। बेस्ट पार्ट अबाउट एवरीथिंग इज ईओक्यू एंड ईपीक्यू जो टॉपिक है वो मैं करा दूंगा, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा मैं उसमें। बट इन दोनों टॉपिक्स के अंदर जो हमारा फॉर्मूला है वो गिवन रहेगा, तो दिस यू शुड नो दैट फॉर्मूला विल बी गिवन, ठीक है। फिर आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट ईपीक्यू। चलो, ईओक्यू एंड ईपीक्यू दोनों साथ में ही है, तो ये चैप्टर 9 और चैप्टर 10 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिखने में चैप्टर चैप्टर लग रहे हैं, होने का टॉपिक बिल्कुल आधे घंटे का भी नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सीपीएम मेथड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जेड इंपॉर्टेंट। क्यों जेड इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये जो सीपीएम है ना, ये आपका करीबन करीबन आपको 6 नंबर दिला देगा एक ही क्वेश्चन से। छह क्या, कम कम से कम 6 के साथ जो एक्सटेंडेड क्वेश्चन आते हैं वो भी अगर मैं मिला दूं तो 6 से लेकर 10 तक के नंबर आपके आराम से उठ जाते हैं यहाँ से। तो मैं, मेरे पास इसकी ऑलरेडी एक वीडियो तैयार है, तो मैं ये वीडियो डायरेक्टली भेज दूंगा, आप इसको पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। आज मैं क्या कवर करूंगा, आज मैं कवर करूंगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 साथ में कवर करेंगे ताकि प्रोडक्टिविटी वगैरह पता चल जाए। या फिर मैं चैप्टर नंबर 3 भी कवर कर सकता हूँ, टोटली डिपेंडेंट है कि मुझे क्या करवाना है। बट ऐसा इशू नहीं है, कोई भी चैप्टर, हम पहले 3 चैप्टर जो है वो थ्योरी और बहुत बेस तैयार करती है, तो हम आज बेस तैयार करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 इज गुड एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी। थ्योरी के क्वेश्चंस इसमें से बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आपको याद हो तो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर भी हाउस ऑफ क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, 4 नंबर का, वहां से उठ सकते थे आराम से एक डायग्राम बना के, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं अभी कराऊंगा, तो टेंशन नहीं है। आगे देखते हैं और क्या है। पर्ट मेथड अलग से कोई चैप्टर नहीं है, ये 11 के साथ इंक्लूडेड है, तो एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं टोटल, ठीक है। 2 क्वेश्चन करेंगे जिससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ वेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसका भी जो आपका फॉर्मूला है ना वो गिवन होगा, और ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे आप पूछ सकता है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। क्यूइंग सिमुलेशन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बट ये बेसिकली आपका इसी का पार्ट है, 13 एंड 14 का। और शेड्यूलिंग वगैरह भी एक टॉपिक है, उसको भी मुझे कराना है, वो मैं कराऊंगा, ये वाला टॉपिक, ये अलग है बिल्कुल टॉपिक, इसको भी कराना है, तो इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहने का है कि जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखे है ना, अब जैसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी चार्ट के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है 6 नंबर का। तो आप अगर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर जाते हो ना, तो आपके मिला जुला के 15 से 20 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, आपके इतने आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये करना ही करना है। उसके बाद थ्योरी से आप खींचकर कितना 25 से 30 नंबर तक आप उठा सकते हो। अब जिन्होंने सारी चीजें करी है उनको 30 से लेकर 40 के रेंज में नंबर मिले, ठीक है। एक आध टॉपिक छोड़ भी दो ना, अगर आपको कुछ छोड़ने का मन हो रहा है तो यू कैन डेफिनेटली लीव शेड्यूलिंग, क्योंकि अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ सकते हो। बट बाकी कुछ चीजें मैंडेटरी है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सीक्वेंसिंग और ये सब भी, मतलब टाइप ऑफ 17 18 जो है इसमें से लगभग लगभग मैं 4 से 8 मार्क्स का लेकर चलता हूँ, कि अगर पूछ लिया जाए तो 4 से 8। अगर मैं 4 से 8 हटा भी दूं तो भी मेरे पास 30 to 35 रेंज रहता है स्कोर करने के लिए,
तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू एम फॉर इट, वी आर गोइंग टू एम फॉर 30 to 35, जिससे सब क्लियर हो जाए. बट सिंस यू विल बी गिविंग दिस एग्जाम अगेन, सो दिस शेड्यूलिंग थिंग, दिस सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग आई टीच यू, डोंट वरी. एंड ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा तो यू कैन डू इट. ठीक है, आई टीच, डोंट वरी. अब हम ऊपर जाते हैं वापस, अब चालू करते हैं हमारे चैप्टर को. ठीक है, न्यूमेरिकल वाली जो चीजें हैं वो मैं आपको करा दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसकी वीडियो ऑलरेडी तैयार है. ठीक है, तो मैं नोट्स पहले ओपन कर लेता हूँ अपने. देखो यार, क्या अब इस नोट्स को कैसे यूज करना है, बेस्ट वे टू यूटिलाइज दिस नोट्स इज, पकड़ के बैठो इस नोट्स को, एक कॉपी लो साइड पे बैठो. जो चीज मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, जैसे उसको सुन ले. ठीक है, लिसन टू इट, अंडरस्टैंड इट, एंड ट्राई टू मेक दोज थिंग्स ऑन योर ओन वर्ड. और साइड में बैठ के जब एक बार एक एक टॉपिक होता जाए ना, उसको बैठ के लिख. The more you will write, the more you will recite those things, the better you will be able to recall those things. Fine. तो चालू करते हैं. सबसे पहला चैप्टर नंबर, इंट्रोडक्शन टू ऑप्स. क्या होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट? देखो यार, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है कि दुनिया में दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, कोई भी कंपनी है ना, वो क्या करती है, या तो गुड्स बनाती है. ठीक है, एक गुड्स वाली कंपनी होती है, एक सर्विस वाली कंपनी होती है. ठीक है, बट इट इज सेड कि आज तक इस दुनिया में कोई ऐसी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती जो क्या कहते हैं प्योरली गुड बना रही हो या फिर प्योरली सर्विस बना रही हो. ये एग्जिस्ट भी करती है तो क्या कहते हैं बहुत कम लेवल पे एग्जिस्ट करती है, बहुत फ्यू ही ऐसी कंपनीज होती है जो सिर्फ ओनली गुड बना रही है, ओनली सर्विस बना रही है. ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एक सर्विस तो प्रोवाइड कर ही रही है. ठीक है, सर्विस में क्या क्या आ जाती है, सर्विस में आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, आपका क्या कहते हैं एनर्जी आ गया, या फिर आपको क्या कहते हैं लोन दे रहे हो आप, तो बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सर्विस हो गया. गुड्स इज अ डिफरेंट थिंग. अब क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स. मैनेजमेंट करना किसका, प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स का, जो क्रिएट करती है गुड्स या फिर सर्विसेज. हर ऑर्गेनाइजेशन या तो मैन्युफैक्चर करती है, कार बना रही है, हॉस्पिटल चला रही है, डिलीवरी कर रही है, या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है गुड्स का, या तो सर्विस मैन्युफैक्चर कर रही है. मैन्युफैक्चर तो नहीं होता है, वो डिलीवर कर रही है. ठीक है, तो ऑपरेशन कहीं ना कहीं होता है. तो जब भी हम इन सारी चीजों को देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल द ऑपरेशंस इज नोन एज ऑपरेशन मैनेजमेंट. सिंपल चीज है, डेफिनेशन पूछ लेकर लिख देंगे, है ना. अब तीन बिजनेस फंक्शंस होते हैं. सबसे पहला फंक्शन होता है फिनेंस, दूसरा होता है मार्केटिंग, तीसरा होता है ऑपरेशंस. तो आप ऑपरेशंस को ना एक तरह से एनालिटिक्स भी मान सकते हो. ठीक है, तो सिंपल चीज में यहाँ पर जो चीज लिखी है वो तो ठीक है, मैं इसको कैसे बोलता हूँ, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, मार्केटिंग एक ऐसी जगह है जहां पर आप सारे गलत काम करते हो. ठीक है, सारे कीचड़ वाले काम करते हो. कीचड़ वाले काम मतलब क्या है, पोटेंशियल लीड्स को ढूंढना, सेल्स प्रमोट करना, जा जाकर घर डोर टू डोर सेलिंग करना, या फिर क्या कहते हैं प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग मतलब के थ्रू. और फिर वो सारे कीचड़ वाले काम को जब आप लिखते हो, जब आप अकाउंट करते हो उन चीजों को कि वहां से आपको कितनी सैलरी जनरेट हुई, आपने कितना पैसा खर्च करा वो सारा कीचड़ वाला काम करने के लिए, वो आपका फाइनेंसिंग हो गया. और ऑपरेशन बताता है कि आपको फिनेंस और मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए. ये पता लगाता है कि आपने कहां पर गलत काम किया है, कहां पर आपने मैनेजिंग करने में गलती करी है, या फिर कहां पर आपको सुधार करने की जरूरत है. सो इट्स लाइक अ क्रिएट, ऑपरेशन क्रिएट्स दिस गुड्स एंड सर्विस. ये बेसिकली पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जब आप एक रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, वहां तक का सारा चीज ये अपने हाथ पे रखता है. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई चेन मैनेजमेंट. टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस चैप्टर के अंदर ना कुछ ज्यादा नहीं है. इट्स अ वेरी डेड सब्जेक्ट. स्टार्टिंग में तो थ्योरी इसका बड़ा डेड है, और ऑपरेशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, ये थोड़ी थोड़ी थ्योरीज दे रखी है. तो आप इन थ्योरी को सिर्फ रीड भी कर लेगी ना तो तेरे को समझ में आ जाएगा. सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लाई चेन एक सीक्वेंस होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, मतलब फैसिलिटीज, फंक्शंस एंड एक्टिविटी कैसे इन्वॉल्व होते हैं और प्रोड्यूस एंड डिलीवर करने में. ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड कस्टमर डिलीवरी. इसमें सब कुछ आ जाता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, सब कुछ. ठीक है, जैसे टीयर 3 का कोई सप्लायर है, उसने बनाया, फिर टीयर 2 में वो शीट्स बने आयरन ओर से, फिर टीयर 1 के पास गया, उसने उसका बॉडी बनाया, ऐसा मतलब वो जो कार के डोर हैंडल होता है, फिर उसने आपको कार के डोर हैंडल जाके असेंबली हुई प्लांट में, फिर आपने डिलीवर करा कार को कस्टमर्स को. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्शन ऑफ गुड वर्सेस प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, दोनों में अंतर क्या होता है. ये एक क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में 2025 के री एग्जाम में.
तो हो सकता है 2025 के एग्जाम इन द सेंस की जो लास्ट बैच का था, तो लास्ट बैच का भी इसी टाइम पे हुआ होगा ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग 2025 के। तो उनके री एग्जाम में आया था कि डिस्क्राइब करो डिफरेंस बिटवीन दिस मैन्युफैक्चरिंग एंड गुड। ये छोटी छोटी चीजें ना, ये कंसेप्ट जो होती हैं करना की जरूरत पड़ जाती है, कि क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब गुड्स और सर्विसेज में क्या है, दोनों में बहुत सिंपल डिफरेंस होता है यार, टेंजिबिलिटी है। गुड्स एक सर्विस है, गुड्स गुड्स जो है वो फिजिकल होता है, आप उसको टच नहीं कर सकते। सर्विसेज जो है वो आप टच, मतलब क्या करोगे, आपको तो सर्विस डिलीवर हुआ, यू कैन नॉट टच अ हेयर कट, राइट? अब वो अलग बात है, आप बाल अपने टच कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू कैन नॉट, इट्स अ सर्विस, बेसिकली इट्स अ फीलिंग टाइप ऑफ थिंग सर्विसेज में। सर्विसेज के अंदर कस्टमर कांटेक्ट जो होता है वो हाई रहता है काफी, जबकि गुड्स के अंदर लो है, भाई बन के आ गया खत्म है। गुड्स में आपको ना एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी होती है, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है। सर्विसेज स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं होती, उसमें किसी को कुछ पसंद आ रहा है तो किसी को नहीं पसंद आ रहा, ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है। इन्वेंट्री की बात करें तो गुड्स को आप स्टोर करते हो, सर्विसेज का स्टोर थोड़ी करते हो यार, लोन है, लोन तो देना ही है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी, मेजरेबल है, डायमेंशन है, वेट है, इसका वॉल्यूम है, कुछ एग्जिस्ट करता है, ये तो भाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन से मेजर करते हो। हाउ डू यू मैनेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन? एनपीएस मेथड, नेट प्रमोटर स्केल, या फिर बहुत से मेथड्स होते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि इस कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, ठीक है। लेबर इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं, कैपिटल इंटेंसिव है, और इस जो हमारा गुड्स है, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यार गुड्स इज कैपिटल इंटेंसिव बट आर सर्विसेज आर लेबर इंटेंसिव, ठीक है। टोटल डिपेंड करता है मैनेजर पे, बैंक मैनेजर ने कितना आसानी से आपका लोन को अप्रूव किया। मैं सारा लोन के हिसाब से दे रहा हूँ आंसर, ठीक है। जैसे एचडीएफसी बैंक प्रोसेसिंग होम लोन या एजुकेशन लोन, करेक्ट बात है। प्रोडक्ट सर्विस कंटिन्यूम, ये वही बात है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कोई भी कंपनी जो 100% गुड या 100% सर्विस नहीं बनाती। जैसे प्योर गुड्स है, ठीक है, आयरन ओर बना लेकर आ गई, कोल लेकर आ गई, सॉल्ट लेकर आ गई, ठीक है। अब कोई कंपनी है वो ये बना रही है या फिर चलो एक्सट्रैक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो ये सर्विस भी तो प्रोवाइड कर रही है कि वो उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं ना कहीं लेकर जा रही है। तो कोई भी कंपनी 100% नहीं होता कि प्योर गुड्स है या प्योर सर्विसेज है। सिमिलरली प्योर सर्विस क्या, टीचिंग कंसल्टिंग। बट ये कंटिन्यूम ये बोलता है कि हमेशा इनका ना कुछ बैलेंस रहता है। जैसे अगर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बताओ, इसको मैं पता है ऐसे स्पेक्ट्रम की तरह याद करता हूँ। एक होता है ना लेफ्ट विंग और एक होता है राइट विंग, राइट। राइट विंग में कौन आ गया, बीजेपी आ गया। लेफ्ट विंग में कौन आ गया, वो ममता आ गई, टीएमसी, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है। और बीच में वो सारे अलग अलग तरह के जो होते हैं ना, वो मार्क्सिज्म वगैरह ये सब रहते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं। तो यार कहीं पर सर्विस विद गुड्स मिल रहा है, जैसे हॉस्पिटल है, उसमें आपको ट्रीटमेंट मिल रही है, इट्स अ सर्विस। मेडिसिन आपको गुड्स मिल रहा है। हाइब्रिड क्या है, दोनों चीजें मिल रही हैं, ठीक है। सर्विस विद सम गुड्स, मतलब गुड्स कम है, सर्विस ज्यादा है, डॉक्टर की सारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। हाइब्रिड में दोनों का इक्वल मिक्स है। अब खाने आपके टेबल तक पहुंच रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, और अब खाना कैसा मिल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। गुड्स विद सेम सर्विसेज, कुछ सर्विस भी मिल रही है गुड्स के साथ, जैसे कार के साथ वारंटी मिल गई, टीवी के साथ इंस्टॉलेशन मिल गया। अब ये सारी चीजें हम इतना पढ़ क्यों रहे हैं डीप में, इसको पढ़ने का एक रीजन है, जब आप पेपर बैठ के देखते हो ना, तो उसमें आपको ऐसे टर्मिनोलॉजीज मिल जाती हैं। आप टर्मिनोलॉजीज मिल जाके ना, इंसान क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो जाता है कि यार करे तो करे क्या इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमेशा ना हमारे माइंड को हमें ऐसा डेवलप करना होता है इस टाइप के एग्जाम्स के अंदर, कि न्यूमेरिकल्स को जानने से पहले, करने से पहले डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए कि हम कर ही क्यों रहे हैं उसको, उससे क्या फायदा मिलेगा। अगर हमें आउटपुट पता है ना, तो हम बहुत आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का तरीका निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। अ प्रोसेस इज वन और मोर एक्शन दैट ट्रांसफर इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, ठीक है। क्लियर है, कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया वैल्यू चेन ऑपरेशंस। ये जो व्रायो फ्रेमवर्क था, अगर आपको याद हो व्रायो फ्रेमवर्क, है ना, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। I don't have to explain all these things so much. You can definitely read it out. बहुत ही क्लियर भाषा में लिखा हुआ है कि सारी चीजें क्या, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ये सब रहता ही है। आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स सारा रॉ मटेरियल का आना, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, सारे रॉ मटेरियल्स का आना, फिर ऑपरेशंस होना उसके ऊपर, फिर आउटबाउंड मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट के बाद आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे हो रही है, ये बी टू बी का पार्ट आ गया। यू नो मच अबाउट दिस थिंग एज कम्पेयर टू मी, राइट। बेसिकली वी बोथ आर इन द सेम फील्ड। फिर लास्ट में सर्विसेज, राइट। फिर क्या, की डिसीजन ऑपरेशंस के लिए क्या होते हैं, कैपेसिटी प्लानिंग कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, ये सब ना इतना रटने की जरूरत नहीं है। ये आपके चैप्टर्स है बेसिकली। ये आप जो आगे जितने भी चैप्टर्स है ना, ये सब पढ़ने वाले हो। कैपेसिटी प्लानिंग कैसे होती है, लोकेशन, कैपेसिटी प्लानिंग मतलब कितना बनाए, कितना बड़ा फैक्ट्री होना चाहिए,
कितना फैक्ट्री के अंदर हम रख सकते हैं, दैट इज कैपेसिटी। ठीक है। फिर पीवाईक्यू के अंदर क्या है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस इंडिकेट सिचुएशन इन विच इट शुड बी यूज। ठीक है भाई, पढ़ लेंगे इसको, चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी ये आएगा ही, तो ये सारी चीजें हम पढ़ ही लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, आगे जाके सारे कंसेप्ट में क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पे कम्पिटिटिवनेस के ऊपर। हाँ चलो ये वाला टॉपिक कर लेते हैं एक बार, प्रोडक्टिविटी का। पहले मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसका सारा कहते हैं न्यूमेरिकल्स भी करा देता हूँ। कम्पिटिटिवनेस समझ लो क्या है। Competitiveness refers to how effectively an organization meets the wants and need of a customer. कितना easily आपका organization आपका customer के wants and needs को fulfill कर पा रहा है। किसी ऑपरेशन मैनेजमेंट का गोल क्या है? द गोल इज टू बिल्ड एंड सस्टेन competitive advantage through superior performance on dimension that customer value. बेसिक इंग्लिश में कुछ भी अलग बात नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि बेसिक काम ये है कम्पिटिटिवनेस। अगर कोई फर्म है, मान लेते हैं ये ए फर्म है, ए फर्म कैसे अच्छा कर सकती है? अगर उसके ऑपरेशंस अच्छे हो गए, आप प्रोडक्ट की सर्विस ज्यादा अच्छी दे पा रहे हो कंपेयर टू बी फर्म, तो ये बेटर हो गया। कंपेटिटिवनेस मेंटेन करनी होती है। ऑर्डर क्वालिफायर एंड ऑर्डर विनर पता होनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, कभी कभार आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर देते हैं ना अगर आंसर में, तो वो खुश हो जाते हैं एग्जामिनर्स की, भाई वाह कितनी चीजें पता है इसको। तो ऑर्डर क्वालिफायर क्या है कि बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम आप जब कर रहे हो उसको ऑर्डर क्वालिफायर कहते हैं। ऑर्डर विनर किसको कहते हैं कि भाई इतना ही अच्छा काम कर दिया आपने। जैसे एक मोबाइल फोन का एग्जांपल दे रखा है इधर, मैं समझा देता हूँ उसको। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन में क्या है कि आज के जमाने में बेयर मिनिमम क्या होता है कि एटलीस्ट 5G तो हो। यहाँ पे एटलीस्ट 4G लिखा है, बट एटलीस्ट 5G तो हो। एक कैमरा दे दो एटलीस्ट कि भाई थोड़ा सा फोटो वोटो खींच लूं मैं। ठीक है, एक रेंज अगर मान भी लो, अगर आप 20,000 का रेंज लेकर चल रहे हो, तो आप ये सोचोगे ना कि यार मेरे फोन में 5G होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, प्रोसेसर थोड़ा अच्छा हो जाए कि मेरी सारी चीजें अच्छे से चल जाए। तो बेयर मिनिमम जो होती है ना, बिल्कुल मान लेते हैं इंटेल का i3, एक बेयर मिनिमम i3 तो आज के जमाने में चाहिए। आप भाई पुराने जमाने का प्रोसेस तो यूज नहीं करोगे ना आजकल के सॉफ्टवेयर में, बेयर मिनिमम होना चाहिए। तो वो आपको ऑर्डर क्वालिफाई कर देता है कि आपका प्रोडक्ट बेयर मिनिमम है, कि अगर कोई खरीदेगा ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि भाई बहुत ही खराब चल रहा है। लेकिन आपको कंपेटिटिव कब बनाता है कोई भी कंपनी या फिर कोई भी प्रोडक्ट? जब आप अपने ऑर्डर क्वालिफायर से भी ऊपर का काम कर देते हो। मान लो आपने 20,000 के अंदर 100 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया, 5G फोन दे दिया, प्रोसेसर में इंटेल i7 दे दिया। ठीक है, ऑफ कोर्स सी बात है, मैं प्रोसेसर के कहते हैं एंड्रॉइड वाले एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूँ, मैं कंप्यूटर के दे रहा हूँ, बट ठीक है समझ लो इंटेल i7 दे दिया। ठीक है, बड़ी चीज कर दी कुछ, यू गेव समथिंग एडिशनल, तो वो आपका ऑर्डर विनर बना देता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अलग ही कुछ कर रहा है। ठीक है। ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएं जिससे ये सारी ऊपर की चीजें अचीव हो। खत्म, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, इतना सब कुछ। स्ट्रेटेजी का हायरार्की क्या है? अगेन नो वन इज गोइंग टू आस्क। स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ मतलब ये सब रीड कर लेना एक बार ना, ऊपर ऊपर से रीड भी कर लोगे ना, उतना भी मोर देन एनफ है। कोई नहीं पूछ रहा आपको बैठ के ये ना इतनी रटने वाली चीज है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम है थोड़ा सा, बट कहीं कहीं कंसेप्ट आ जाते हैं तो इजी हो जाता है पढ़ने में। मैकडॉनल्ड्स ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी केस, ठीक है, ये भी पढ़ लेना कि मैकडॉनल्ड्स ने क्या करा था जिससे उनकी कॉस्ट और स्पीड जो है वो स्टैंडर्डाइज एंड कंसेप्ट वो हो गया। अभी आ गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इफ यू रिमेंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 प्रोडक्टिविटी के ऊपर था, 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक। आई वुड सजेस्ट यू कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैं क्वेश्चन जो है वो तो करा ही दूंगा क्लास इधर इधर, मतलब जो भी हम कर रहे हैं अभी। लेकिन उसके बाद ना व्हाट यू डू कि आप अपने पीवाईक्यूज को लेकर उसको डालना चैट जीपीटी या क्लॉड में, और उसको बोलना क्रिएट एन एग्जाम एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न। तो उसमें आपको विद डिफरेंट क्वेश्चंस एंड सिमिलर न्यूमेरिकल टाइप्स विद डिफरेंट नंबर्स। तो चैट जीपीटी आपको ना बड़े सारे क्वेश्चंस बना के दे देगा। आप उन क्वेश्चंस की भी अगर प्रैक्टिस करते हो ना, तो उससे भी आपका कहते हैं न्यूमेरिकल स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। सिंपल चीज है प्रोडक्टिविटी, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, दैट्स इट। कितना एफिशिएंटली आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। अब प्रोडक्टिविटी दो तरह से मेजर होती है, एक होता है सिंगल फैक्टर और एक होता है मल्टी फैक्टर। जब शुरुआत हुई थी दुनिया में, हमने कितना बनाया डिवाइड बाय कितना हमने डाला। बट आज के जमाने में मल्टी फैक्टर ज्यादा चलता है। बहुत सी चीजें, लेबर प्रोडक्टिविटी, अगर कोई कहता है लेबर प्रोडक्टिविटी बताओ, तो लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? कितना आपका आउटपुट आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर आवर्स, कितना आपने लेबर आवर्स लगाए। ठीक है, नंबर ऑफ लेबर आवर्स, तो लेबर प्रोडक्टिविटी हो गई। ये चीज आपने क्वेश्चन में पूछा था। कैपिटल प्रोडक्टिविटी,
एनर्जी प्रोडक्टिविटी, ये सारे अलग अलग नाम है, बस कहने कहने की बात है। कोई कहता है कि टोटल प्रोडक्टिविटी, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी, टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय ऑल द डिफरेंट आउटपुट, सबका सम कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है। अब सिंगल फैक्टर ये है और मल्टी फैक्टर ये, तो डजेंट मैटर इतना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन बट इट फॉर्म्स योर कंसेप्ट। जैसे आउटपुट में 1000 यूनिट बनाए, 10 वर्कर 8 घंटे ईच काम करते हैं, तो सिंपल सी बात है, 10 वर्कर्स आर वर्किंग फॉर 8 आवर, 10 इंटू 8 80, ऑल डिवाइड बाय 1000। ठीक है, आउटपुट अपॉन लेबर आवर्स। इससे आपको कितना मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा 4 4 टू 12.5 आवर्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, वीकली आउटपुट दे रखा है 7040 यूनिट पर सेलिंग, सेलिंग प्राइस भी दे रखा है पर यूनिट। वीकली लेबर कॉस्ट दे रखा है 1000 रुपये। ठीक है, वीकली मटेरियल कॉस्ट 520 दे रखा है, वीकली ओवरहेड 2000 दे रखा है। फाइंड एमएफपी, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी लास्ट वीक एंड दिस वीक, आउटपुट इंक्रीजेस टू 8000। नेक्स्ट वीक का इसने दे दिया, और मतलब हमारे इस वीक का दे दिया, और ऊपर कह रहा है तो लास्ट वीक का निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले तो आउटपुट वैल्यू देख लेते हैं। 7040 यूनिट बन रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए लगा के बन रहे हैं, 1.10। टोटल खर्चा कितना हो गया, मतलब कितना रुपया टोटल लग गया सेलिंग के लिए, कितना हमने सेलिंग करा, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। टोटल इनपुट कितना था मेरा, तो अब मतलब सिंपल चीज है ना, ऐसा याद रखना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। तो अगर अगर पैसा 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 हर जगह दे रखा है, तो आप कोशिश करोगे ना ऊपर भी रुपीज आ जाए, नीचे भी रुपीज आ जाए, न्यूमरेटर के सारे यूनिट यूनिट कट जाए और यूनिट लेस हमें मिल जाए एमएफपी। ठीक है, हमें यूनिट लेस चाहिए, यही कोशिश है सारी। तो हमने क्या करा, टोटल इनपुट निकाला। लेबर कॉस्ट कितना लगा जी, 1000 रुपये लग गया, ऐड कर दिया। 520 रुपये इसमें ऐड कर दिए। वीकली ओवरहेड कितना लग रहा है कि 2000 ऐड कर दिया। टोटल इतना खर्चा हो गया। एमएफपी क्या आ गई जी, एमएफपी आ गई टोटल 774 डिवाइड बाय 3520, इससे 2.20 आ जाता है। और अब अगर इस हफ्ते का निकालना है, तो इस वाली वैल्यू के साथ कर लेंगे, सिंपल चीज है, वी विल डू द सेम। और कितना परसेंट इंप्रूवमेंट हुआ, तो सिंपल सी बात है ना, अगर 2.20 पहले था, यहाँ पे 2.40 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय 2.20, इससे क्या मिल जाएगा, 10.45% इंप्रूवमेंट। सिंपल है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, ये वाला है। ठीक है, री एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, सेम ही चीज है, नथिंग डिफरेंट। कितना आपका इनपुट हुआ, कितना आपका आउटपुट हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ, रेवेन्यू आपका आउटपुट हो जाएगा, कितना सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। सिंपल, नथिंग न्यू टू बी डन। ठीक है, ये एक चीज हो गई। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरिएशन याद कर लेना, प्रीवाइक्यूज में पूछा गया था ये, लिस्ट एंड डिफरेंट बेसिक सोर्स ऑफ वेरिएशंस, वैरायटी इन प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रिक्वेस्टेड, स्ट्रक्चरल वेरिएशन, रैंडम वेरिएशन, रैंडम नेचुरली, असाइनेबल वेरिएशन। मतलब कहने का मतलब क्या है, सिंपल चीज समझो कि प्रोडक्ट बनाने के टाइम ना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, जो आपका टॉपिक है ना एसपीसी करके, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, उसके अंदर हम पढ़ेंगे, चैप्टर 17 के अराउंड है शायद से, उसमें पढ़ेंगे हम इस चीज को, वेरिएशन को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कभी भी हम कुछ बनाते हैं ना प्रोडक्ट, तो ऐसा 100% नहीं है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके रेंज में बने, मतलब कुछ ना कंट्रोल लिमिट्स होते हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं पानी की बोतल बना रहा हूँ, और मैंने बोला मेरे पानी के अंदर ना 10 ग्राम प्रोटीन होना ही होना चाहिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 10 ग्राम प्रोटीन होना ही चाहिए। अब अगर वो 10 से 8 हो गया या 10 से 9 हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाती इतनी। ठीक है, या 10 से 11 हो गया, 12 हो गया, जस्ट बिकॉज कि हमारे कभी ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, रैंडम वेरिएशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो उसके अंदर ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत स्लाइट डिफरेंस आ गया, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं यार। अगर 10 से 9.5 हो गया, 9.6 हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या फिर प्रोटीन थोड़ा ज्यादा हो गया, 10 से 10.5 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ा वेरिएशन आ रहा है, 10 अगर बनाना था, 5 आ रहा है सिर्फ, या फिर 10 बनाना था, 15 ही आ गया, तो आपके रेंज से बाहर चली गई चीजें, तो उसको हम बोलते हैं असाइनेबल स्पेशल कॉज। ऐसा क्यों होता है, मशीन में कोई गड़बड़ी होगी, आपके रॉ मटेरियल खराब होगा, आप जहां से पानी सफाई करवा के लेकर आ रहे हो वो खराब होगा, या फिर आप इसको किसी भी एग्जांपल से एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये पता होनी चाहिए ये चीज है ना, कि 4 तरह के डिफरेंट वेरिएशंस क्या होते हैं, पीवाईक्यू में आया था 2025 के। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में।
चैप्टर नंबर 3। हो गया, इतना ही है, 2 चैप्टर्स में कुछ नहीं है ज्यादा। ऑल यू हैव टू डू इज रीड, दैट्स इट, एंड डू द न्यूमेरिकल्स व्हिच आई विल बी सेंडिंग टू यू, दैट्स इट। इट्स वेरी सिंपल। ऑनेस्टली 6 घंटे में निकालने वाला सब्जेक्ट है ये, हो जाएगा। बस ब्लैकआउट नहीं होना है। जो जैसा कह रहा हूँ वैसा पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको क्या कहते हैं, सब इंसान उसको बहुत इजीली क्लियर कर ले उस एग्जाम को। ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, क्योंकि ब्लैकआउट बहुत बेकार चीज है वहाँ पे एग्जाम के टाइम पे। चलो, स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी प्लानिंग की बात कर लेता हूँ मैं। स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर हमें ये समझ में आता है कि व्हाट इज कैपेसिटी। पहली चीज तो कैपेसिटी होती है कि अपर लिमिट, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट हम कितना रख सकते हैं हम अपने वेयर हाउस के अंदर या फिर फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इट कैन रिफर टू मशीन, वर्क स्टेशन, डिपार्टमेंट या प्लांट एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसके अंदर 3 तरह की कैपेसिटी होती है। अब मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका ऊपर भी जो क्वेश्चन नंबर 1 आया था, इफ यू रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर 1 वाज कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। सो यू शुड बी नोइंग दिस। सो टाइप्स ऑफ कैपेसिटी में हमने सबसे पहले पढ़ा डिजाइन कैपेसिटी, थ्योरेटिकल मैक्सिमम। कि हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन कैपेसिटी मतलब हम सोच रहे हैं मैक्स, चल ये सब ना रीड कर लेना, ठीक है, मैं इसको थ्योरी थ्योरी वाइज बता देता हूँ। थ्योरेटिकल का मतलब क्या, दिस इज द आइडियल मोस्ट कंडीशन। आइडियल मतलब यार मैं एक आदर्शवादी बच्चा हूँ, ठीक है, सब कुछ सही से काम करता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, बिल्कुल ही कतई कुछ गड़बड़ नहीं, कोई 1% की गलती नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। मतलब मैंने क्या सोच लिया, मैंने एक फैक्ट्री सेटअप कर दिया, 24/7 बिजली चल रही है, 24/7 मशीन चल रहा है, 24/7 लेबर काम कर रहा है, कभी रुकावट ही नहीं आ रही है। तो मतलब बने ही बने जा रहा है सब कुछ, कभी कोई दिक्कत ही परेशानी नहीं आ रही। क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है? नहीं है। बट हमें सोच के चलना पड़ता है कि हमारे एक्चुअल थ्योरेटिकल मैक्सिमम से हम कितना डिविएट कर रहे हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। तो हमने मैक्सिमम कितना बना दिया, मान लिया मैंने सोच के बैठा था कि 10,000 तो बन ही जाएगा अगर 24/7 चल रहा है सब कुछ। फिर आता है रियलिस्टिक मैक्सिमम, इफेक्टिव कैपेसिटी। मतलब थोड़ा क्या कहते हैं, लेवरेज दे देंगे। क्या करेंगे लेवरेज में, लेबर को ब्रेक दे दिया कि चलो यार तू जा, 30 मिनट खाना तो खा के आएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि 24/7 काम करता रहेगा। कभी ना कभी कोई बिजली तो कट होगी ना, बिजली कट होगी, चलो ठीक है, मेंटेनेंस तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई मशीन चली जा रही चले जा रही, कभी तो मेंटेन होगा। देर इज नो 100% एफिशिएंट मशीन। चलो हमने मानकर चल लिया 15% की इनएफिशिएंसी है मशीन के अंदर, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी कहते हैं जिसको, वो भी हो सकता है। तो उससे क्या हो गया, 8500 आ गया, ये हमें पता लग गई बात। लेकिन अब हम जाएंगे रियलिटी पे। ये तो हो गई रियलिस्टिक मैक्सिमम कि चलो हमने थोड़े फैक्टर्स को कंसिडर कर लिया। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है। क्या पता है एक हफ्ते के लिए बिजली की बिजली चली गई, कोविड 19 आ गया, या फिर चलो क्या कहते हैं कुछ कोई बिल्डिंग टूट गई, आके अर्थक्वेक हो गया, मशीन बंद करनी पड़ी, धरने लग गए, लेबर स्ट्राइक हो गया, मशीन टूट गया, भाई कुछ कर ही नहीं सकते, अब इसमें रिपेयर क्या करें, नया ही बनाना पड़ेगा। इसमें क्या हो गया, 7800 बन गए। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो 10,000 से 8500 और यहाँ से 7800। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव कैपेसिटी इनटू 100। यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला एक्चुअल आउटपुट अपॉन डिजाइन कैपेसिटी इनटू 100। और एक्चुअल आउटपुट का फॉर्मूला, एक्चुअल आउटपुट तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना कि आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट में एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव कैपेसिटी, है ना। ये दो ही फॉर्मूला है, ये आपका, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कैपेसिटी का फॉर्मूला, और इसको हम बोलते हैं डिजाइन कैपेसिटी का फॉर्मूला। सिंपल। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि सॉल्व कर लो, हो जाएगा सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पर आगे की चीजें आती है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटी। क्या क्या चीजें मैटर करती हैं आपकी इफेक्टिव कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। फैसिलिटी लेआउट, कि आपने किस तरह से अपना फैक्ट्री को ऑर्गेनाइज करा है, अगर ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा, टेढ़े मेढ़े लगा के रखे होंगे, लोग ही टकरा रहे हैं काम करने से पहले ही, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। हम इस चीज को चैप्टर 7 में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, फैसिलिटी लेआउट जब पढ़ेंगे। प्रोडक्ट या फिर सर्विस मिक्स, मतलब आपके जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से आप यूज कर रहे हो, इफेक्टिव कैपेसिटी क्या है। ह्यूमन फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई छुट्टी मार रहा है, किसी को मोटिवेशन नहीं है काम करने का, जैसे हम लोग हैं, है ना, इंटर्नशिप में जैसे मैं हूँ, सेल्स में कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है काम, क्योंकि मोटिवेशन नहीं है, हमें पता ही नहीं, गाइडेंस नहीं हो रही, ट्रेनिंग नहीं हो रही प्रॉपरली, कोई फायदा नहीं होगा। कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी खराब होगी और कुछ नहीं होगा। चलो सप्लाई चेन की अगर बात कर लेते हैं, सप्लाई चेन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कुछ कुछ मेंटेन करना होता है, सिक्स सिग्मा है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब आते हैं हम ब्रेक इवन एनालिसिस पे, विच इज आवर लास्ट टॉपिक। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट में करेंगे। बाकी मैं तो वीडियोस भेज ही दूंगा, जिससे आपके बहुत से चैप्टर जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले ये ब्रेक इवन वाला चैप्टर कर लेते हैं। क्या है ये ब्रेक इवन वाला पॉइंट? थोड़ा हैंडराइटिंग का वो कर लेना यार, क्योंकि मैं ना अभी माउस से लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग इधर उधर हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। सबसे पहली चीज, मुझे पता है यहाँ पर मैं कॉस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वांटिटी लिख रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी क्वांटिटी, और ये हो गया मेरा कॉस्ट। ठीक है, मैं क्वांटिटी कितना ही बना लूँ, किसी भी फैक्ट्री को लगाने के बाद मुझे कुछ फिक्स्ड कॉस्ट तो देना पड़ेगा। यानी कि मुझे रेंट देना पड़ सकता है, मुझे बिजली का बिल तो दे, चलो बिजली तो फिर भी वेरिएबल होगी, रेंट देना पड़ सकता है, किसी लेबर को लाया, भले ही लेबर से काम कराया चाहे ना कराया, उसको उसकी सैलरी तो देनी पड़ेगी, लेकर आए हैं हम उसको, है ना। जैसे सैलरीड पीपल होते हैं, अब मैं चाहे काम करूं कि ना करूं, इंटर्न्स ही ले लेते हैं कुछ कुछ, ठीक है, एग्जांपल में काम करूं कि ना करूं, मेरे को मेरी स्टाइपेंड तो मिलेगी ही मिलेगी, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। फिर है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, ये कुछ वेरिएबल कॉस्ट है जो क्वांटिटी के साथ साथ बढ़ती रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी। दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिलता है, दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो मुझे मिलता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो व्हाट इज टोटल कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और इसी के साथ साथ कुछ क्वांटिटी मैंने सेल करी होगी, तो मुझे उससे कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हुआ होगा, तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा रेवेन्यू है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मेरा रेवेन्यू बिकम इक्वल्स टू द टोटल कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जब हमें हमारा सारा प्रोडक्ट जो है इक्वली बिक भी गया और हमने ना नुकसान करा ना कुछ करा। अगर ब्रेक इवन क्वांटिटी से पहले का कुछ भी बेचा तो हमें क्या मिलेगा? लॉस। ब्रेक इवन के क्वांटिटी के आगे कुछ बेचा तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। बेसिक थिंग। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई सर, सर आज हमें ये समझ में आ गया कि जो आपके रेवेन्यू है, दिस बिकम इक्वल्स टू ब्रेक इवन क्वांटिटी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं टोटल क्वांटिटी। रेवेन्यू इज इक्वल्स टू, जिस पॉइंट पे रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन क्वांटिटी। अच्छा, रेवेन्यू कैसे निकलता है? कि आपने कितने क्वांटिटी सेल करे मल्टीप्लाइड विद द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या है? एफ सी प्लस वी सी। और एफ सी मतलब फिक्स कॉस्ट, तो एफ सी ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी क्वांटिटी डाल दो। वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं पर यूनिट का वीसी मल्टीप्लाइड विद क्यू। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एस पी माइनस वी सी, ब्रैकेट में आ गया क्यू इज इक्वल्स टू एफ सी, और क्यू मतलब आ गया आपका बीई क्यू, मतलब ब्रेक इवन क्वांटिटी, दैट इज इक्वल्स टू एफ सी अपॉन एस पी माइनस वी सी। इस एस पी माइनस वी सी को हम सी एम पी यू भी बोलते हैं। सी एम पी यू मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कि हमें कितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के मार्जिन पे मिल रहा है, उसको हम सीएमपीयू बोलते हैं। ठीक है, ओके, सीएमपीयू हो गया। अब बस इतना ही था, इसी एक फॉर्मूला का यूज करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, इजी है, बहुत आसान है। कंपेयरिंग टू कैपेसिटी ऑल्टरनेटिव्स, एफसी दे रखा है, बीसी दे रखा है, एसपी दे रखा है, और मशीन बी का एफसी दे रखा है और बीसी दे रखा है। इसका इस्तेमाल करके हम ये निकाल सकते हैं कि एक मशीन में कितना ज्यादा खर्चा होगा अगर हम मशीन ए को यूज करेंगे। तो हम सारी चीजों को डालेंगे, तो उससे हमने कितना यूनिट्स, हमें मशीन ए अगर यूज करा तो हमें इतने यूनिट बेचने पड़ेंगे, मशीन बी यूज करा तो हमें इतने बेचने पड़ेंगे, और कितना किसका प्रॉफिट मिल जाएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो जब एंड में आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मशीन चीपर है, कहाँ पे हमें खर्चा ज्यादा लेना पड़ रहा है, और कौन सा मशीन पे हमें ज्यादा लगाना पड़ रहा है। इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, assumptions क्या ब्रेक इवन पॉइंट के? कि सारे प्रोडक्ट एंड कांस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स है, ऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेशनशिप्स आर लीनियर, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम सारी चीजें ये लीनियर है, जो हमने ये प्रोडक्ट लगाए ना सारे लीनियर है, इसमें कोई भी पैराबोला वगैरह नहीं आ रहा। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट ओवर द रिलेवेंट रेंज, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट कांस्टेंट लिख देंगे, सिंपल चीज है। एनालिसिस फॉर सिंगल, ये assumptions ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये वाली assumptions वगैरह पूछ के ना वो घुमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो, कैपेसिटी प्लानिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, पढ़ लेना, डजेंट मैटर, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे ये प्रोसेस सिलेक्शंस वगैरह मैं आगे नेक्स्ट में करवाऊंगा।
But before going I have to tell you, I will give you few things now. This प्रोडक्टिविटी का जो लेसन मैंने अभी कराया है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, मैं कुछ नोट्स भेजूंगा, आई सेंड सम नोट्स, ठीक है? उसमें और भी डिटेल में, थोड़ा सा और डिटेल के अंदर उसमें न्यूमेरिकल्स गिवन है, सो डू दैट न्यूमेरिकल्स, डू दोस न्यूमेरिकल्स। एंड उन न्यूमेरिकल्स के साथ साथ कुछ एडिशनल आपको मिल जाएगा। क्या कहते हैं, क्वेश्चंस है कुछ, ठीक है? कुछ न्यूमेरिकल्स है, कुछ क्वेश्चंस है। न्यूमेरिकल्स मतलब फॉर्मूलाज है कुछ उसके अंदर, एंड कुछ क्वेश्चंस है। तो उन फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस को लगाकर आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम PYQ, सो दैट यू विल डू योरसेल्फ, दीज आर योर होमवर्क, ठीक है? कहीं डाउट आएगा तो आई विल एक्सप्लेन दोस थिंग्स, बट दीज आर योर होमवर्क। कैसे करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, अभी तो है हमारे पास। नाउ वी हैव टाइम टू प्रिपेयर इट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कैसे होगा। अगर मैं सारी चीजें खुद ही करा दूंगा ना, मतलब पूरा का पूरा उठा के डाल दूंगा, तो इट विल बी लाइक कि भाई कुछ सीख ही नहीं पाएंगे खुद से। जितना यू विल डू योर ट्रायल एंड एरर ना, द मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट ठीक है, कुछ चीजें जो सिखाने वाली होंगी वो तो डेफिनेटली सिखाऊंगा मैं, ठीक है? तो ये चीज आपको करनी है। अच्छा, ये वाला जो एसपी और वीसी वाला टॉपिक जो मैंने अभी कराया ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है इस चीज को, इसको गड़बड़ नहीं करना है किसी भी तरह से, क्योंकि इसी चीज का इस्तेमाल आगे जाकर एक और टॉपिक है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक, फैसिलिटी लेआउट। उसके अंदर हमें लाइन बैलेंसिंग भी सीखनी है, हमें उसके अंदर लेआउट के टाइप्स भी सीखने हैं, उसके अंदर हमें ये भी सीखना है कि कौन सा लेआउट अच्छा है, ठीक है? तो उसके अंदर हमें ना ये कॉस्ट वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाएगी, कि कौन से लेआउट में हमें कम खर्चा पड़ रहा है, तो हम वो वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ये सारी चीजें मैं आगे कराऊंगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे पढ़ना है सारी चीजों को। अगर आप स्पीड में पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, जितना पढ़ाया गया धीरे धीरे उतना करो, ठीक है? उसके बाद वाला जो एक टॉपिक है उसकी मैं एक वीडियो भेजूंगा। कौन से टॉपिक की वीडियो भेजनी है, मैंने एक वीडियो भेजनी है आपको सीपीएम की, ठीक है? सीपीएम वाला टॉपिक किधर गया, ये वाला मिनिमम डिस्टेंस मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड, इसकी मैं वीडियो भेजूंगा, ठीक है? इसकी ऑलरेडी बनी बनाई वीडियो है, आई वांटेड टू डू दिस एज वेल एज योर होमवर्क, ठीक है? इसकी वीडियो है, बहुत प्यारी वीडियो बनाई है मैंने, उसके अंदर पूरा ये सेशन 11 कवर हो रहा है विथ थ्योरी, प्लस वो जो आपका क्वेश्चन है ये आप कर लेना, ठीक है? सीपीएम पार्ट अगर आपका हो गया ना, तो आपके आज के अंदर लिटरली अभी जितना हम पढ़ लेंगे ना, उतने के अंदर ही आपके पता है कितने नंबर उठ जाएंगे, करीबन करीबन 10 नंबर उठ जाएंगे आराम से। आराम से आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है? तो ये करेंगे हम, ठीक है? तो मिलता हूँ मैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसके बाद आई विल गिव यू सम मोर होमवर्क, व्हाटएवर डाउट्स यू विल बी हैविंग आई विल सॉल्व दोस क्वेरीज।